हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है, टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर एंड टू रिमूव दिस फियर वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। दोस्तों, अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि जो PT365 मैगजीन है विजन आईएएस का, इस मैगजीन को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी रेलेवेंट पॉइंट्स। ध्यान रहे कि आई विल ऑल्सो स्किप सम पॉइंट्स विच आर नॉट रेलिवेंट। ठीक है, तो रेलिवेंट पॉइंट्स मैं आपको सारा समझाता चलूँगा। जो पॉइंट्स जो है समझने के बाद भी याद करना जरूरी है, यू नीड टू मेमोराइज समथिंग इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, तो दोज पॉइंट्स आई विल मेक यू राइट डाउन। आई विल आस्क यू टू राइट दिस थिंग्स। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल मेक अ वेरी 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 शॉर्ट नोट्स, वेरी वेरी शॉर्ट नोट्स। ठीक है, एंड यूजिंग दिस शॉर्ट नोट्स यू कैन रिवाइज योर करेंट अफेयर सेक्शन इन वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे कि एक सब्जेक्ट को आप 1 से 2 घंटे में ही रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रीलिम्स के नज़दीक में काफ़ी हैंडी हो जाएगा। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल यू हैव टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिफोर मूविंग अहेड। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारा जो रिलेवेंट कंटेंट है प्रीलिम्स निकालने से रिलेटेड वो एकदम डायरेक्टली आपके तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विजन आईएएस का PT365 का इकोनॉमी का सेक्शन। इकोनॉमी का सेक्शन वी विल ब्रिंग दिस वीडियो इन सम पार्ट्स एंड इन टुडेज पार्ट वी विल कवर दिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और फिजिकल पॉलिसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। आइए, पहला आर्टिकल है जीडीपी एस्टिमेशन इन इंडिया। राइट, तो इंडिया का जो रियल जीडीपी ग्रोथ था अप्रैल जून पीरियड 2023-24 में, ये 7.8% रजिस्टर किया गया, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज का जो ग्रोथ है इतना नहीं हो पा रहा दोस्तों। अब यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि रियल जीडीपी क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। तो रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट कॉन्स्टेंट प्राइस। ठीक है, एट कांस्टेंट प्राइस, और वो कांस्टेंट प्राइस का बेस ईयर है 2011-12। इसको आप लिख लेंगे, रियल जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी एट 2011-12 प्राइस, ये लिख लेंगे। उसी तरीके से नॉमिनल जीडीपी आप लिख लेंगे, जीडीपी जीडीपी एट करेंट प्राइस, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी एट करेंट प्राइस। ठीक है, फिर आप एक और चीज़ लिखेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बटा रियल जीडीपी, ये हो जाएगा आपका जीडीपी डिफ्लेटर। ऑलराइट, तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या काम करता है? जीडीपी डिफ्लेटर ये बताता है कि जीडीपी में कितना इंक्रीज हुआ है प्राइस के इंक्रीज होने के कारण इंस्टेड ऑफ आउटपुट के इंक्रीज होने के कारण। यही चीज़ आपको बताएगा क्या? जीडीपी डिफ्लेटर। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल। जीडीपी डिफ्लेटर आप लिख ली है। अब देखिए, जीडीपी कैलकुलेशन अप्रोच जो है, टोटल 3 अप्रोच होते हैं, जस्ट आप पहले से पढ़े होंगे। प्रोडक्शन अप्रोच होता है। प्रोडक्शन अप्रोच में हर स्टेज पर जितना वैल्यू एडेड होता है, जैसे प्राइमरी स्टेज पर, सेकेंडरी स्टेज पर, टर्सरी स्टेज पर जितना वैल्यू एडेड होता है उसको जोड़ते चले जाते हैं, तो दैट इज प्रोडक्शन अप्रोच। दूसरा अप्रोच है इनकम अप्रोच। इसमें जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं आपके लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो लैंड को बदले क्या मिलता है? रेंट। लेबर के बदले मिलता है वेज। कैपिटल के बदले मिलता है इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये मिला करके भी हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं इन द इनकम अप्रोच। थर्ड अप्रोच इज एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक्सपेंडिचर अप्रोच इज ऑल द स्टेक होल्डर्स, ठीक है, वो जितना जितना स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, उसको जोड़ दिया जाए तो भी आपका जीडीपी निकल सकता है। और इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस, आई एम वेरी श्योर। आइए देखिए, 2014-15 में जीडीपी के कैलकुलेशन में कुछ चेंजेस किया गया था। किसके द्वारा चेंजेस किया गया था? बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सो यू प्लीज़ राइट इट डाउन कि 2014, एक लाइन ऐसे बना करके पॉइंट दे करके लिख लीजिए, 2014-15 में जीडीपी कैलकुलेशन मेथड वाज चेंज्ड बाय CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ऑलराइट, अब देखिए क्या क्या चेंज है इसमें। पहला चेंज लिख लीजिए, बेस ईयर
बेस ईयर को जो है चेंज कर दिया गया, 2004-05 से 2011-12 में ले आया गया। 2004-05 बेस ईयर को कन्वर्ट कर दिया गया 2011-12 में। यू हैव टू राइट दिस डाउन। ऑलराइट, बाकी आप देख लीजिए बेस ईयर को क्यों रिवाइज किया जाता है ये समझ लीजिए बस, ताकि जो इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेज आए हैं उसको कैप्चर करने के लिए बेस ईयर को रिवाइज करना पड़ता है। बेस ईयर को रिवाइज करना पड़ता है टू कवर द स्ट्रक्चरल चेंजेज इन द इकोनॉमी। ऑलराइट, अब देखिए बस ये पॉइंट्स आप समझिए, यू नो डोंट नीड टू राइट इट डाउन। चैलेंजेस क्या है जीडीपी कैलकुलेशन के साथ में? जैसे आउटडेटेड डेटा एक चैलेंज है, अकाउंटिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर जल्दी कवर नहीं हो पाते हैं जीडीपी कैलकुलेशन में। फिर एक्सक्लूजन ऑफ प्रोडक्टिव वर्क लाइक हाउस होल्ड वर्क को जो है चूँकि सैलरी नहीं मिलती है जो वीमेन है घर में काम करती हैं, तो उसको भी जीडीपी कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है। फिर देखिए जीडीपी बहुत अच्छा मार्कर नहीं है डेवलपमेंट मेजर करने का, तो क्यों? क्योंकि ये देखिए ये क्राइम, पॉल्यूशन, इनइक्वालिटी, नेचुरल रिसोर्सेज में डिप्लेशन, इन सबको काउंट नहीं करके चलता है। फिर देखिए ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, फैमिली बॉन्डिंग, इन सबको भी काउंट नहीं करता है। फिर सोशली निगेटिव आउटकम से भी, अगर सोशली निगेटिव एक्टिविटीज से भी अगर इकोनॉमिक आउटपुट हो रहा है तो ये उसको भी काउंट करके चलता है। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेन दुर्घटना हो गई और उसको रिपेयर करने में क्या होगा, कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कुछ प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो ये उसको भी एक तरीके से जीडीपी ग्रोथ का पार्ट लेकर के चलता है। बट एक दुर्घटना होना दोस्तों ये एक दुखद घटना है, ठीक है, तो ये एक तरीके से किसी भी तरीके से आपके डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं है। बट एनीवेज, तो ये सारा इसमें इशूज है। आइए दोस्तों, अगला जो आर्टिकल है वो है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है इसको कौन पब्लिश करता है, ठीक है, तो इसको पब्लिश किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। ये आपको लिखना जरूरी है, इट इज पब्लिश बाय नीति आयोग। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज पब्लिश बाय नीति आयोग, प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है। इसमें पहला लाइन आप बस एक लिख लीजिए कि जो पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो है वो 29% था 2013-14 में, और वो घट गया है 2022-23 में, ये घट करके हो गया 11%, ठीक है। यानी पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो में डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 29% टू 11%। बाकी आप समझ लीजिए कि सिर्फ हेड काउंट रेशियो में डिक्रीज हुआ है, पॉवर्टी की इंटेंसिटी भी डिक्रीज हुई है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किस स्टेट से पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, उड़ीसा एंड राजस्थान से। तो इसको भी आप लिख लीजिए, फास्टेस्ट पॉवर्टी रिडक्शन फ्रॉम यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान, यही लिखेगा, फास्टेस्ट पॉवर्टी रिडक्शन फ्रॉम यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान, ठीक है। बाकी ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है, इट इज डन यूजिंग एल्कायर फॉस्टर मेथड, सो प्लीज राइट इट डाउन। समझना ना समझना बात की बात है, बट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय एल्कायर फॉस्टर मेथड, ठीक है। तो एल्कायर फॉस्टर मेथड जो है दोस्तों ये डबल इंसिडेंस के द्वारा जो है ये पॉवर्टी को कैलकुलेट करता है, ठीक है, डबल इंसिडेंस, ठीक है, ए डुअल कट ऑफ के द्वारा, डुअल कट ऑफ मेथड, इट यूटिलाइजेज डुअल कट ऑफ मेथड। जैसे कि एक से ज़्यादा इंडिकेटर्स में अगर आप पॉवर्टी शो कर रहे हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा इंडिकेटर्स में आप पॉवर्टी शो कर रहे हैं, तो इट विल काउंट यू एज यू नो पुअर, एज पुअर। तो जस्ट राइट इट डाउन कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग एल्कायर फॉस्टर मेथड, एल्कायर फॉस्टर मेथड विच इज ए डुअल कट ऑफ काउंटिंग मेथड, विच इज ए डुअल कट ऑफ काउंटिंग मेथड। बस आप इतना लिख लीजिए एंड इट इज डन, ठीक है। और बाकी देखिए नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, ठीक है, तो ये जो है दोस्तों गवर्नमेंट का ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ इनिशिएटिव, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ इनिशिएटिव लाया था। इसको लिखिए गवर्नमेंट ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ इनिशिएटिव, GIRG इनिशिएटिव। इसी इनिशिएटिव का पार्ट है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और इसकी नोडल एजेंसी है नीति आयोग। नीति आयोग आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। बाकी इसको कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग एल्कायर फॉस्टर मेथड। ऑलराइट, सब इंडाइसेस क्या क्या है इसमें, तो सब इंडाइसेस टोटल 3 है, आप लिखेंगे सब इंडाइसेस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। जस्ट आप लिखिए हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट रेशियो का मतलब हाउ मेनी आर पुअर। फिर दूसरा लिखिए इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी,
कि कितने पुअर जो है वो कितने पुअर हैं, हाउ पुअर आर द पुअर, हेड काउंट रेशियो हाउ मेनी आर पुअर, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी हाउ पुअर आर द पुअर, एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जैसे हेड काउंट रेशियो को एच बोल दो, इंटेंसिटी को ए बोल दो, तो एमपीआई कैलकुलेट किया जाएगा बाई एच इंटू ए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज एच इंटू ए। ऑलराइट, सो दिस इज डन। आप लिखते चलिएगा जितनी चीज़ें मैं आपको लिखाऊं, ठीक है। अब देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इससे पहले एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पब्लिश किया जाता था बाई यूएनडीपी, अभी भी किया जाता है यूएनडीपी प्लस ओपीएचआई, ठीक है, यूएनडीपी प्लस ओपीएचआई। तो आप लिख लो सिर्फ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, यूएनडीपी एंड ओपीएचआई के द्वारा। और ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इंटरनेशनल वाली, उसमें टोटल है 10 इंडिकेटर्स, 10 इंडिकेटर्स, प्लीज राइट इट डाउन, इट हैज़ 10 इंडिकेटर्स। लेकिन जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इसमें है टोटल 12 इंडिकेटर्स, टोटल 12 इंडिकेटर्स। मैं ये जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें टोटल कितने इंडिकेटर्स है वो मैं बता देता हूँ। और ये जो यूएनडीपी प्लस ओपीएचआई वाले मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में टोटल 10 कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं ये आप कमेंट में बताएंगे। एनीवेज, तो आप समझिए कि इसमें एक हेल्थ का डायमेंशन है जिसमें टोटल इंडिकेटर है, एक न्यूट्रिशन है, प्लीज राइट इट डाउन। 12 इंडिकेटर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के, तो लिखिए हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, फिर मैटरनल हेल्थ, ये लिख लीजिए। दूसरा जो सेक्शन है वो है एजुकेशन, इसके अंदर 2 सेक्शन है आपके, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। फिर तीसरा जो आपका सेक्शन है दोस्तों वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसके अंदर आता है कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स एंड बैंक अकाउंट। आप ये पूरा 12 का 12 लिखेंगे दोस्तों, देयर इज नो अदर वे, ठीक है। यू विल राइट ऑल दिस 12। एक बार और देख लीजिए। सबसे पहला डायमेंशन है हेल्थ, देखिए टोटल 3 डायमेंशन है, ठीक है, और 3 डायमेंशन के अंदर टोटल 12 पैरामीटर्स हैं, 12 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो हेल्थ एक डायमेंशन, हेल्थ के अंदर है न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल हेल्थ, प्लीज राइट इट डाउन। दूसरा है एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। फिर तीसरा जो डायमेंशन है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसके अंदर आता है कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये आपका ये है। बाकी आप इसको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए एसेट्स में आपके पास होना चाहिए रेडियो, टीवी, टेलीफोन, ये सब कुछ नहीं है अगर, तो आप पुअर हैं, ठीक है। अगर घर में किसी के पास भी बैंक अकाउंट नहीं है तो आप पुअर हैं, घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप पुअर हैं, अगर पक्का मकान नहीं है तो आप पुअर हैं, अगर प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर आपके पास अवेलेबल नहीं है या फिर दूर जा करके वो ड्रिंकिंग वाटर ले आना पड़ता है तो भी आप पुअर हैं, अगर इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप पुअर हैं, कुकिंग फ्यूल जो है आपके पास पुराने टाइप के हैं जैसे कि डंग, ठीक है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ये सब लकड़ी वकड़ी से आप खाना बनाते हैं तो आप पुअर हैं, ठीक है। कोई जो स्कूल जाने वाला बच्चा है अगर वो स्कूल नहीं जा रहा तो आप पुअर हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हैं, आप समझ लीजिए इसको। बाकी इसको देख लीजिए, जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इसको पब्लिश किया जाता है बाय यूएनडीपी, ये मैंने आपको पहले लिखवा दिया है, प्लस ओपीएचआई यानी कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये आप लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म के साथ लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसमें टोटल 10 इंडिकेटर्स हैं। ऑलराइट, अब आ जाइए दोस्तों, जो थर्ड आर्टिकल है वी विल फोकस ऑन दैट एंड दिस इज अबाउट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ओके, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि गवर्नमेंट है और ये है बेनिफिशियरी, ठीक है, और बीच में है इंटरमीडियरीज। तो पहले तो गवर्नमेंट के से जो भी बेनिफिट जाता था बेनिफिशियरीज के पास, बीच में इंटरमीडियरीज से होके जाता था, तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब इंटरमीडियरीज को बीच से हटा दिया गया, गवर्नमेंट से बेनिफिशियरीज के पास डायरेक्ट अगर कोई बेनिफिट जा रहा है, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ऑलराइट, आप इस डेटा को समझिए कि लगभग 2.7 लाख करोड़ जो है वो पैसा बचाया गया है ड्यू टू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टोटल 3 टाइप के हैं, एक है कैश ट्रांसफर, एक है इन काइंड ट्रांसफर, ठीक है, और एक है अदर ट्रांसफर। अदर कैश ट्रांसफर यानी कि जो बेनिफिशियरी से डायरेक्ट उसके पास पैसा भिजवा दिया गया, जैसे पहल के थ्रू एलपीजी की सब्सिडी भिजवाई जाती है, एमजी नरेगा की जो सैलरी होती है वो डायरेक्ट अकाउंट में जाती है। फिर इन काइंड ट्रांसफर जैसे कि ये आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू फूड का ट्रांसफर, ठीक है। फिर ये आपका आशा वर्कर्स या आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो सैलरी वगैरह है वो उनको भेजना। तो ये सब हो गया आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दोस्तों, ये समझ लीजिए।
फिर देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रांसपेरेंसी लाना और लीकेज को ख़त्म करना है। ठीक है, इसको कब लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 2013 में कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में, और 2014 में इसको पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, नोडल एजेंसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिशन, डीबीटी मिशन, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ठीक है, अंडर सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एंड पीजी। ठीक है, और डिसबर्समेंट जो है उसको चैनल किया जाता है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए डीबीटी नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी लिख लीजिए डीबीटी मिशन, डीबीटी मिशन है इसकी नोडल एजेंसी अंडर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, बस इतना लिख लीजिए अंडर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ठीक है, और फिर देख लीजिए डीबीटी डिसबर्समेंट्स आर चैनल्ड थ्रू पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जो डिसबर्समेंट है, यानी जो डीबीटी का बांटा जाता है वो इसके द्वारा बांटा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे आप, देखिए आधार का रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है डीबीटी स्कीम के लिए, आधार का रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं है। सो प्लीज राइट इट डाउन कि आधार इज नॉट मैंडेटरी इन डीबीटी स्कीम्स। आपसे एक स्टेटमेंट देकर पूछा जा सकता है कि आधार इज मैंडेटरी टू अवेल द डीबीटी बेनिफिट्स। ठीक है, तो दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। ठीक है, आधार इज नॉट मैंडेटरी फॉर डीबीटी स्कीम्स, प्लीज इसको लिख लीजिएगा आप और लिख लीजिए। बाकी ये समझ लीजिए कि अगर कोई रखता है बेनिफिशियरीज आधार तो उसके लिए आसान होगा। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। तो ये पॉइंट को आप लिखेंगे कि आधार इज नॉट मैंडेटरी फॉर डीबीटी स्कीम्स। बाकी देखिए डीबीटी के क्या क्या इनेबलर्स हैं, तो जनधन, आधार, मोबाइल, ट्रिनिटी, जैसे जनधन अकाउंट प्लस आधार आइडेंटिटी के लिए और मोबाइल आपके डायरेक्ट मोबाइल में कैश ट्रांसफ़र करने के लिए। फिर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स दोस्तों वो होती हैं जैसे कि एक बैंक है, तो बैंक है और ये गांव है, गांव और बैंक के बीच में है दूरी, तो इस गांव में एक बना दिया जाएगा बीसी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, जो इस बैंक के कुछ कुछ सर्विसेज को डायरेक्ट गांव तक पहुंचा देंगे। तो ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके थ्रू भी आपका डीबीटी इनेबल हो रहा है। दूसरा बात पेमेंट्स बैंक, ये बहुत सारे मोबाइल में जो डायरेक्टली आपके बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा रहे हैं जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंकिंग लिमिटेड पीपीबीएल के द्वारा, तो इन सब से भी क्या हो रहा है, डीबीटी फैल रहा है। फिर मोबाइल मनी जैसे कैशलेस ट्रांजैक्शन वगैरह के थ्रू भी डीबीटी क्या हो रहा है दोस्तों, फैल रहा है। सो दिस इज ऑल। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जब तक लिख रहे ना बोलूँ तब तक मत लिखना, बहुत सारी चीज़ें समझ लो बट यू डोंट नीड टू राइट। सो लेट्स कम टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होता है दोस्तों, कुछ 10 से 20 लोग होते हैं इसमें, जनरली महिलाएं होती हैं। ठीक है, बट कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ महिलाएं ही होंगी। 10 से 20 लोगों का ग्रुप होता है, वो मिल करके क्या करते हैं, कुछ पैसा जमा करते हैं, उस पैसे को बैंक में देते हैं। ठीक है, उस पैसे वगैरह को मॉर्गेज रख के फिर वो बैंक से थोड़ा बड़ा लोन भी ले सकते हैं। ठीक है, वो लोन भी बैंक देना चाहता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल इंसान की गारंटी नहीं है, 10 से 20 लोगों की गारंटी है। तो इस तरीके से दोस्तों होता है रूरल एम्पावरमेंट एंड स्पेशली वीमेन एम्पावरमेंट। तो इसी के रिगार्डिंग एक स्कीम लाई गई है, उस स्कीम का नाम है लखपति दीदी स्कीम। लखपति दीदी स्कीम लाया गया है। ठीक है, तो उनको इनकरेज किया जाएगा माइक्रो इंटरप्राइजेज, छोटे छोटे इंटरप्राइजेज स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसको लिखिए लखपति दीदी स्कीम। इसको लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, लिख लीजिए, प्लीज राइट इट डाउन। लखपति दीदी स्कीम इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो ईयरली 1 लाख रुपए तक कमा पाए। ठीक है, कितने, लगभग 2 करोड़ महिलाएं साल भर में 1 लाख रुपए से ऊपर इनकम कमाने लग जाएं, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। सो प्लीज़ राइट इट डाउन, इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, और इसका अप्रोच क्या है, वीमेन लेड डेवलपमेंट अप्रोच है, इसको भी आप लिख लेंगे। वीमेन लेड डेवलपमेंट अप्रोच है। क्या क्या एक्टिविटीज़ कवर किया जाएगा, तो एक्टिविटीज़ कवर्ड में आप लिख लीजिए प्लम्बिंग, एलईडी बल्ब मेकिंग। ठीक है, फिर आपका ऑपरेटिंग एंड रिपेयरिंग ड्रोन्स, ये चीज़ें लिख लीजिए। ठीक है, अब ये आपका आर्टिकल पूरा हो गया कवर, कुछ बचा नहीं इसमें। बाकी आप देख लीजिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज ए विलेज बेस्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कमिटी। इसमें 10 से 20 लोकल वीमेन होती हैं। ये वॉलेंट्री इन नेचर होता है। इंडिया में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा 1 करोड़ 20 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और 88% उसमें जो है महिलाओं पर आधारित सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं।
कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के एग्जांपल है जैसे केरला का कुदुम्बश्री, बिहार का जीविका, फिर महिला आर्थिक विकास महामंडल महाराष्ट्र में, और लूम्स है लद्दाख में। ठीक है, तो आप नाम लिख लीजिए इसमें से कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मैं बताता हूँ। कुदुम्बश्री केरला, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का नाम लिख लीजिए जस्ट, कुदुम्बश्री केरला, जीविका बिहार, और लूम्स लिख लीजिए लद्दाख। बाकी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों? सो सिग्निफिकेंस है इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन, वीमेन एम्पावरमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग करता है वीमेन का, पॉवर्टी एलिविएशन करता है, इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग्स, और डिक्लाइन इन शेयर ऑफ इनफॉर्मल लोन्स। फिर ये सारे इनिशिएटिव्स हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए, जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, फिर आपका स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, फिर दीनदयाल उपाध्याय योजना, ग्रामीण कौशल योजना, फिर विमनिया स्कीम, विमनिया इनिशिएटिव, इसको लिख लीजिए आप। जो विमनिया इनिशिएटिव है, वुमनिया मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? जैसे आप गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक गाना सुने होंगे, ओ वुमनिया, ओ वुमनिया, आई मीन इट्स समथिंग विच इज फोकसिंग ऑन वीमेन। सो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, सो दिस इज वुमनिया इनिशिएटिव। तो वुमनिया इनिशिएटिव का काम क्या है कि जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के थ्रू गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर से कुछ सामान जो है अपने गवर्नमेंट यूज के लिए परचेज करती है। ऑलराइट, तो जनरली इसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर्स हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं जिनके पास अच्छे से मतलब बिडिंग करने का, सब चीज़ करने का आइडिया है, वो लोगों को इसका एक्सेस मिलता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल को ओपन कर दिया है सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए। जैसे मान लीजिए कि सरकारी दफ्तरों के लिए बहुत सारा पर्दा खरीदना है, कर्टन्स खरीदना है, या फिर सीट कवर्स खरीदना है, ऐसा कुछ, तो ये क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर ये वुमनिया इनिशिएटिव के थ्रू कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रजिस्टर करके यहाँ पर डायरेक्ट गवर्नमेंट को अपना कुछ प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। सो दिस विल हेल्प इन वीमेन एम्पावरमेंट। तो इसको आप लिख लीजिएगा, वुमनिया इनिशिएटिव क्या है। फिर एक ये भी है दोस्तों कि महिलाओं को ड्रोन प्रोवाइड करने का है, ड्रोन दीदी, तो ये भी इसके अंदर ही कवर हो जाएगा। ये भी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में, ड्रोन दीदी स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में ही है, इसको भी आप लिख लीजिएगा, ड्रोन दीदी इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में। तो ये महिलाएं क्या करेंगी, ड्रोन ऑपरेट करना सीखेंगे, और वहाँ खेत वेत में जैसे कि पेस्टिसाइड्स डालना है, या फर्टिलाइजर्स छिड़कना है, या फिर आपके फार्म्स को ऑब्जर्व करना है, कुछ भी करना है, तो ये ड्रोन्स ऑपरेट करके वो सारा काम करेंगी। तो ये देखिए 15,000 सेलेक्टेड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी और ड्रोन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा इस पर्पस के लिए। आइए देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कहा है कि लगभग 7 लाख करोड़ का लोन दिया जा चुका है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट के अंदर में। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट को जो है दोस्तों, एक ये है एक माइक्रो फाइनेंस मॉडल है, ये लिख लीजिए, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट। इट इज ए माइक्रो फाइनेंस मॉडल, इट इज ए माइक्रो फाइनेंस मॉडल लॉन्च्ड बाय नाबार्ड इन 1992, ठीक है। तो 1992 लिख लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में ऐसा कुछ ना रहे कि बहुत रिसेंट स्कीम है, ठीक है। तो ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट, ये सेविंग्स लेड माइक्रो फाइनेंस मॉडल, यानी पहले आप सेविंग्स जमा करेंगे फिर आपको कुछ लोन मिलेगा, और इसको लॉन्च किया गया था बाय नाबार्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 1992 में, ठीक है। तो इसे टोटल 3 फेजेज है, फेज 1, फिर फेज 2, फेज 3, ठीक है। बाकी आप इसको ज़्यादा मत समझिए, बस इतना समझ लीजिए कि जो रिसेंट इसमें चेंजेज आया है वो ये है कि कैपिटल सब्सिडी को चेंज कर दिया गया है इंटरेस्ट सब्सिडी से। कैपिटल सब्सिडी का मतलब कि पहले जैसे 100 रुपये आप लोन लेते थे, ठीक है, तो आपको 60 रुपये ही चुकाना पड़ता था, 40 रुपये सीधा आपका हो गया सब्सिडी, ठीक है। अब क्या है 100 रुपये का 100 रुपये चुकाना होगा, लेकिन पहले अगर 12% इंटरेस्ट के साथ चुकाना होता था तो अब सिर्फ आपको 8% इंटरेस्ट के साथ चुकाना होगा। या फिर कुछ ऐसा भी प्रोविजन रहता है कि अगर टाइमली आप रिपे करेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। तो दिस इज टाइप ऑफ चेंज दैट इज हैज बीन ब्रॉट इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट।
बाकी आपको बस इतना लिख जानना जरूरी है कि ये नाबार्ड के द्वारा लाया गया था 1992 में, ठीक है, और कुछ जानना जरूरी नहीं है इसमें। फिर ये एक देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट है माइक्रो मैटर्स, ये माइक्रो फाइनेंस के ऊपर में रिपोर्ट है, ठीक है, माइक्रो मैटर्स मैक्रो व्यू, इसको रिलीज किया गया है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क के द्वारा। बस आप इतना लिख लीजिए कि रिपोर्ट माइक्रो मैटर्स मैक्रो व्यू रिलीज बाय माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क, MFIN क्या है, ये NBFC का एक एसोसिएशन है। तो किस टाइप के NBFC, जो माइक्रो फाइनेंस वाला काम करते हैं उस टाइप के NBFC का ये एक एसोसिएशन है। सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो, बाकी आप कुछ मत जानिए, इतना जान लीजिए कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इनका भी NPA जो है वो घटा है अभी हाल फिलहाल, ठीक है। जैसे बैंक्स का NPA घट रहा है उस तरह से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का भी NPA घटा है फ्रॉम 5.6% टू 2.7%। आइए दोस्तों, अब हम लोग सेकेंड जो चैप्टर है इसका वो देखते हैं फिजिकल पॉलिसी के ऊपर में। तो फिजिकल पॉलिसी के ऊपर में पहला आर्टिकल है स्टेट फाइनेंसेस। तो स्टेट फाइनेंस के ऊपर में देखिए एक रिपोर्ट है स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2023-2024, ठीक है, इसको पब्लिश किया गया है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप सीधा लिख लीजिए कि स्टेट फाइनेंसेस, रिपोर्ट का नाम लिख लीजिए स्टेट फाइनेंसेस रिपोर्ट, किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, बाई RBI, ये आप लिख लीजिए। अब क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, इसको समझिएगा, ठीक है, जब तक लिखने ना बोलूँ मत लिखना। तो इसमें कैपिटल आउटले जो है स्टेट्स का वो इंक्रीज किया है, ठीक है, इंक्रीज किया है। दूसरा देखिए डेट टू GDP रेशियो जो स्टेट्स का है वो डिक्रीज किया है, 31% से डिक्रीज हुआ है 27% तक, यानी डेट बटा GDP इंटू 100 जो है ये था पहले 31%, अब ये हो गया है 27.5%, यानी ये घटा है, ठीक है। दूसरा देखिए स्टेट का कॉन्सोलिडेटेड फिजिकल डिफिसिट टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, यानी स्टेट्स का कॉन्सोलिडेटेड फिजिकल डिफिसिट सारे स्टेट्स का जोड़ दिया जाए, फिजिकल डिफिसिट बटा सारे स्टेट्स का GDP को जोड़ दिया जाए, तो ये घटता है, पहले था 4.1%, अब ये घट करके हो गया 2.8%। ये देखिए ये बढ़ा हुआ कब होगा, कोविड के टाइम में, समझ लीजिए कोविड के टाइम में ये बढ़ा हुआ था, और अब ये कोविड के टाइम में बढ़ा हुआ था, अब ये धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है। अगला क्या है कि टैक्स बॉयंसी जो है वो इंक्रीज हुआ है आफ्टर GST। टैक्स बॉयंसी का मतलब क्या है कि देखिए अगर 100 रुपये होता था आपका GDP, 100 रुपये GDP में आपको टैक्स आता था मान लीजिए 5 रुपये, ऑलराइट, तो 200 रुपये में, तो ये आपका टैक्स परसेंटेज क्या हो गया, एक तरीके से 5%। अब 200 रुपये आता है आपका GDP, ठीक है, और 10 रुपये आपका अगर टैक्स आता है, ठीक है, तो बॉयंसी कहा जाएगा कि ना इंक्रीज किया है ना डिक्रीज किया है, ठीक है। 200 रुपये GDP में अगर आपका टैक्स जो है वो 10 रुपये से बदले 8 ही रुपये आता है, 8 ही रुपीज़ आता है, तो बोला जाएगा कि बॉयंसी जो है टैक्स बॉयंसी डिक्रीज हुई है। और 200 रुपये ही GDP में अगर आपका टैक्स जो है वो आता है 12 रुपये, तो इसमें कहा जाएगा कि बॉयंसी जो है वो इंक्रीज की है, क्योंकि यहाँ पहले कितनी थी, टैक्स टू GDP रेशियो था 5%, यहाँ पर टैक्स टू GDP रेशियो अभी भी 5% है, तो बॉयंसी ना इंक्रीज हुई है ना डिक्रीज हुई है। यहाँ पर टैक्स टू GDP रेशियो यहाँ पर क्या है, अगर 200 रुपये में 8 ही रुपये आ रहा है, माफ करिएगा दोस्तों, तो ये आप समझ गए कि जो टैक्स बॉयंसी है वो बढ़ी है, बस आप इतना समझ लीजिए कि टैक्स बॉयंसी हैज इंक्रीज्ड, ऑलराइट। तो अब आप 4 पॉइंट्स बस लिख लीजिएगा इसके अंदर में कि कैपिटल आउटले इंक्रीज लिख लीजिए, कोई परसेंटेज और सर्टेज लिखने की जरूरत नहीं है। डेट टू GDP रेशियो डिक्रीज, ठीक है। स्टेट्स का कॉन्सोलिडेटेड ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये रेशियो डिक्रीज, ठीक है।
और टैक्स बॉयंसी इंक्रीज्ड। ये 4 पॉइंट्स आप लिख लेंगे, ठीक है, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं आपको। अब आ जाइए एन के सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर में। एन के सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन क्या कहती है कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो होना चाहिए, डेट टू जीडीपी रेशियो होना चाहिए आपका 60% फॉर सेंटर और 20% होना चाहिए सारे स्टेट्स का कंबाइंड, सारे स्टेट्स का कंबाइंड। तो ये टोटल मिलाकर डेट टू जीडीपी रेशियो क्या हो सकता है 80%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो लगभग 90% से ऊपर, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा है बट ये घट रहा है धीरे धीरे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो डेट टू जीडीपी रेशियो प्लीज इसको लिख लेंगे आप। एनके सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन क्या है कि डेट टू जीडीपी रेशियो होनी चाहिए 60% फॉर द सेंटर, 20% फॉर द स्टेट एंड 80% इन द टोटल। ऑलराइट, बस इसको आप लिख लीजिए। और इसमें एक एस्केप क्लॉज भी है, इसको भी आप लिख लीजिए। एस्केप क्लॉज क्या है, ये डेट टू जीडीपी रेशियो को ब्रेक किया जा सकता है, यानी 80% से ज़्यादा भी जाया जा सकता है। कब जाया जा सकता है, एस्केप क्लॉज का कंडीशन लिख लीजिए, नेशनल सिक्योरिटी, एक्ट्स ऑफ वॉर और नेशनल कैलामिटीज। 3 सर्कमस्टांसेस लिख लीजिए। नेशनल सिक्योरिटी के केस में, अगर वॉर हो जाए उस केस में, या फिर नेशनल कैलामिटीज आ जाए उस केस में, ये डेट टू जीडीपी रेशियो, जो आइडियल डेट टू जीडीपी रेशियो है, उसको ब्रेक किया जा सकता है। आप इसको लिखते चलेंगे। ऑलराइट, आइए दोस्तों, अब स्टेट का कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके ऊपर हम लोग के पास आर्टिकल है, स्टेट का कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एक स्कीम लाई गई है, इस स्कीम का नाम लिख लीजिए, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम, ठीक है। स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी स्टेट को एक खास तरीके से सहयोग दिया जाएगा और उस सहयोग का यूज करके स्टेट क्या करेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऑलराइट, ऐसा ये स्कीम अभी लाया गया है 23-24 में, 23-24 के बजट में इसको लाया गया है। और ऐसा स्कीम एक बार 20-21 में भी लाया गया था, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव है टू बूस्ट कैपिटल स्पेंडिंग, ठीक है, कैपिटल स्पेंडिंग बाय स्टेट्स, बूस्ट कैपिटल स्पेंडिंग बाय स्टेट्स, ठीक है। बस इतना ही इसका ऑब्जेक्टिव है। अब कैपिटल स्पेंडिंग होगा तो फिर मल्टीप्लायर इफेक्ट उसका होगा ही, वो सब छोड़ दीजिए। इसमें क्या किया जाएगा, 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, इसको लिख लीजिए। अगला लिख लीजिए 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन, ठीक है, ये इसमें दिया जाएगा। टोटल इसमें 8 पार्ट हैं, 8 पार्ट हैं इस स्कीम के तहत, 8 पार्ट हैं। एक है जनरल एलोकेशन, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, सारे स्टेट्स में धीरे धीरे करके अलग अलग तरीके से उसको बांट दिया जाएगा, जनरल एलोकेशन। और बाकी जो है टोटल 7 एलोकेशंस जो होंगे अलग अलग रिफॉर्म्स के आधार पर होंगे। टोटल 8 पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं। तो 1 हो गया आपका जनरल एलोकेशन, ठीक है। और बाकी जो 7 टाइप का हो गया, 7 क्या क्या एलोकेशन है, ओल्ड व्हीकल्स को स्क्रैपिंग का पॉलिसी आप लाते हैं, अर्बन प्लानिंग में रिफॉर्म करते हैं, या फिर अर्बन लोकल बॉडीज में फाइनेंशियल रिफॉर्म करते हैं, या फिर पुलिस लोगों के लिए आप हाउसिंग बनाते हैं, या फिर यूनिटी मॉल्स क्रिएट करते हैं अपने स्टेट में, या फिर चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट्स के लिए लाइब्रेरीज और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, और या फिर आप जो CSS फंड्स हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के, जो वेंडर्स के लिए आता है, बेनिफिशियरीज के लिए आता है, उसको आप टाइमली रिलीज करते हैं। तो फिर बाकी आपको पैसा जो है इस स्कीम के तहत दिया जाएगा। बाकी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप आइडिया एक बार लगा लीजिए। ठीक है, बाकी ये सब देख लीजिए दोस्तों। कैपिटल एक्सपेंडिचर का ग्रोथ जो है वो ज़्यादा नहीं हुआ है, ये सब समझ लीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए कि जिससे कैपिटल क्रिएट किया जाता है, जैसे स्कूल बनाया गया, कॉलेज बनाया गया, हॉस्पिटल बनाया गया, रोड बनाया गया, ब्रिज, डैम, रेलवे लाइन्स, एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, ये सब बनाया गया। तो ये सब हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑलराइट, तो बाकी ये सब छोड़ दीजिए। देखिए ये एज्यूम किया जा रहा है कि कैपिटल टू जीडीपी रेशियो जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो जो है वो 2.3% से बढ़ करके 2.9% होने वाला है। अगेन इसको भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेंटर ने क्या क्या किया है, स्टेट के द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़े इसके लिए तो जो फंड देती है सेंटर स्टेट को, उसको अर्ली रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लेकर के आई है, टोटल 14 सेक्टर्स में। तो ये सब है दोस्तों। अब आइए पब्लिक डेट की बात करते हैं।
ठीक है। पब्लिक डेट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट डेट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो पब्लिक डेट दो तरीके का होता है। जो गवर्नमेंट है वो डेट दो जगह से ले सकती है, एक तो इंटरनली और एक एक्सटर्नली, बाहर से ले सकती है और इंटरनल ले सकती है। बाहर से जो है, जो मैक्सिमम डेट इंडिया ले रखी है वो ले रखी है ये आपका वर्ल्ड बैंक वगैरह से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इन सब जगहों से, यानी जो मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं उनसे ले रखी है। जो इंटरनल डेट्स हैं उसमें दो टाइप का, एक है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती है, ट्रेजरी बिल्स और कैश मैनेजमेंट बिल्स आता है। मार्केटेबल का मतलब कि जैसे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसको दूसरे को बेच भी सकते हैं, इट इज़ अ मार्केटेबल सिक्योरिटी। फिर दूसरा है नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी, जैसे इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स, फिर सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, ये सब। तो ये हो गया आपका टोटल पब्लिक डेट प्रोफाइल। हालांकि अभी इसमें परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है, बट ये समझ लीजिए कि कितने टाइप के पब्लिक डेट्स होते हैं। तो इंटरनल डेट तो मैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, फिर नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज इसमें आ गए इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स, फिर आपका स्मॉल सेविंग्स सिक्योरिटीज, और फिर एक्सटर्नल डेट्स। ये हो गया आपका लगभग पब्लिक डेट का प्रोफाइल विदाउट एनी परसेंटेज, अभी उसको देखेंगे। देखिए, पब्लिक डेट का मतलब क्या है, लाइबिलिटीज पेएबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच आर कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो पब्लिक डेट है उसमें दो टाइप के डेट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डेट लेती है उसके लिए मॉर्गेज क्या है, उसके लिए हमारा सिक्योरिटी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है, अंडर आर्टिकल 292। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट है अभी 57% ऑफ जीडीपी, ठीक है। और जनरल गवर्नमेंट का डेट है वो है 81%, 81%, ठीक है। अब देखिए, टोटल जो डेट है हमारा दोस्तों, ये सब छोड़ दीजिए, ये बस लिख लीजिए कि जो टोटल डेट है, टोटल डेट यानी टोटल पब्लिक डेट, ठीक है, इसका 94% इंटरनल है, 94.6 है, ठीक है, 94% इंटरनल है और 6% एक्सटर्नल है। यानी एक्सटर्नल सेक्टर से हम लोगों ने ज़्यादा लोन नहीं लिया है, ये आपको लिख लेना है। टोटल पब्लिक डेट में 94% इंटरनल डेट है और 6% एक्सटर्नल डेट है, सो जस्ट राइट इट डाउन, ऑलराइट। बाकी अब आप इसको समझ लीजिए कि ज़्यादा पब्लिक डेट के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो रीजन है फिस्कल स्टिमुलाई, जैसे कोविड-19 के दौरान गवर्नमेंट ने ज़्यादा खर्च करने का प्रयास किया, तो ये एक इसका रीजन है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर जो खर्च कर रही है गवर्नमेंट, वो उसका एक रीजन है। फिर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स पर हम लोग खर्च करें जबकि उतना रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है फिर भी, तो उससे भी हमारा कुछ क्या है, पब्लिक डेट होगा। फिर जो इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, जो ऑलरेडी लोन ले रखे हैं उसमें इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करने के कारण भी क्या होगा, हमारा डेट का लेवल बढ़ेगा, ऑलराइट। ज़्यादा डेट होने से क्या क्या उसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या उसका रिजल्ट हो सकता है, तो उसको देख लीजिए। तो क्या होगा, आपका फिजिकल रिसोर्सेस लिमिटेड हो जाएगा, आप बहुत सारी चीज़ों के लिए काम नहीं कर पाएंगे, जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए, ग्रीन ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। फिर आपका इंटरेस्ट पेमेंट में ही ज़्यादा खर्च हो जाएगा, जैसे 5% अभी जो जीडीपी है इंडिया का, वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाता है। 5% जीडीपी का मतलब समझ लीजिए कि टोटल जो टैक्स रेवेन्यू आता है उसका 15% समझ लीजिए, ठीक है। तो ये तो आपका सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है, ठीक है। फिर देखिए, अब क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा, जब ज़्यादा गवर्नमेंट डेट में रहेगी तो वो क्या करेगी, मार्केट से पैसा उठाएगी। तो मार्केट से अगर गवर्नमेंट पैसा उठाएगी तो प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा उठाने के लिए क्या होगा, मुश्किल होगा मार्केट से। तो इससे क्या हो जाएगा, क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा। फिर आप बस इतना लिख लीजिए, एक रिपोर्ट है इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2023। इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय IMF। इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग। इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक, इसको लिख लीजिएगा, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। बाकी ये सब कुछ जरूरी नहीं है, आपको भी पता है कि जो अभी जो है ग्लोबली जो डेट का लेवल है
लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के बीच में वो क्या है, डेट का लेवल बढ़ा है, क्योंकि कोविड वगैरह के दौरान उनको बहुत सारा नुकसान हुआ। उसके बाद फिर वॉर शुरू हो गया आपका रसिया यूक्रेन में, फिर इजराइल हमास में, तो उससे ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। तो धीरे धीरे क्या हो गया, आपका डेट का लेवल उनका बढ़ा हुआ है। बस आपको बस लेकिन इतना लिखना है कि इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ऑलराइट, अब आ जाइए, एक टर्म है ऑफ बजट बोरोइंग्स। ऑफ बजट बोरोइंग्स, तो ऑफ बजट बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अगर कोई भी बोरो करती है, लोन लेती है, ठीक है, तो ये इसके बजट में शो होता है, बजट में शो होता है। लेकिन इसको कुछ टारगेट दिया गया है अंडर FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसके तहत इसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि आप इससे ज़्यादा लोन नहीं उठा सकते हैं। बट अगर उससे ज़्यादा उठ रहे हैं, यानी आपका बजट या GDP के एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा आपको लोन लेना पड़ रहा है, तो फिर ये क्या होगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लोन वगैरह लेने पर रोक लगा सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी कि खुद लोन नहीं लेकर के किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को बोलेगी कि आप लोन ले लो। ऑलराइट, इस टाइप का लोन क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑफ बजट बोरोइंग। ऑलराइट, अब इसको समझ लीजिए कि ऑफ बजट बोरोइंग क्या है। तो ऑफ बजट बोरोइंग रेफर्स टू बोरोइंग्स दैट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बजट, जिसको कि बजट में दिखाया नहीं जाता है, इवन दो बजटरी रिसोर्सेज विल बी यूज्ड फॉर देयर रीपेमेंट। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप ऐसे लिख ही लीजिए, ऑफ बजट बोरोइंग रेफर्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन बजट, आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन बजट, इतना लिख लीजिए, बट दे विल बी पेड बाय बजटरी रिसोर्सेज, बट दे विल बी पेड बाय बजटरी रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। जैसे इसका एग्जांपल दिया गया है कि FCI को गवर्नमेंट ने बोल दिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप लोन ले लो, तो ये तो क्या हुआ कि आपका जो फिजिकल डिफिसिट है उसमें दिखाई भी नहीं दिया, लेकिन एक तरीके से ये चुकाना गवर्नमेंट को ही है, तो ये है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट दिखाई नहीं दे रही। तो ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड इससे हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ऑफ बजट बोरिंग क्यों क्यों करते हैं, तो फिजिकल डिफिसिट टारगेट्स को बाईपास करने के लिए करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, फिर बोरोइंग लिमिट्स जो है उसको अवॉइड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर सेंट्रल ग्रांट्स की में डिले को अवॉइड करने के लिए, जैसे सेंट्रल जो है अपना ग्रांट देने में डिले करने लगता है, अगर वो ये सारे नियम से स्टिक ना करे, FRBM के या फिर बोरोइंग लिमिट के जो रूल्स हैं उससे अगर स्टेट स्टिक नहीं करता है तो सेंटर अपना ग्रांट देने में डिले कर सकती है। ठीक है, तो उन सब को अवॉइड करने के लिए ये ऑफ बजट बोरोइंग को यूज किया जाता है। ऑलराइट, यू डोंट हैव टू राइट दिस, जस्ट अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अब इसका क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकता है दोस्तों, नुकसान क्या क्या हो सकते हैं इसके कारण से, तो इसको समझ लीजिए। तो एक हिडन लायबिलिटी है, चुकाना तो गवर्नमेंट को ही है, प्लस दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। फिर ये देखिए एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी के अगेंस्ट जाती है ये, क्योंकि अगर गवर्नमेंट डेट में है तो लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन इस टाइप का आप डेट लिए हैं जो कि लोगों को डायरेक्टली पता भी नहीं चल रहा है, तो ये क्या अकाउंटेबिलिटी के अगेंस्ट जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या मेथड्स है ऑफ बजट बोरोइंग का। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के थ्रू लोन लेना, फिर आपका डोमेस्टिक फॉरेन मार्केट, इन सबसे बोरोइंग करना, ये सब हो गया आपका। चलिए आगे करेंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि एक अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, और इसके अंदर दो अकाउंट होते हैं, एक होता है करेंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, करेंट अकाउंट के अंदर में क्या क्या आता है विजिबल ट्रेड। तो विजिबल ट्रेड में आता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, कोई सामान को खरीदा या बेचा जाता है तो उसको बोला जाता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जो कि आएगा विजिबल के अंदर में। इनविजिबल के अंदर आ जाएगा सर्विसेज का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। जैसे मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जो है उसको हवाई जहाज़ पर ला देंगे या फिर पानी वाले जहाज़ पर ला देंगे फिर दूसरे देश में पहुंचाएंगे। आप सीधे यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन ही यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनविजिबल, हो गया एक तरीके से इनविजिबल ट्रांजेक्शन हो गया। तो सर्विसेज, फिर देखिए इनकम, तो इनकम क्या क्या हो गया आपका, जैसे आपने लोन दिया है तो लोन के ऊपर इनकम क्या होता है, इंटरेस्ट। फिर यदि आपका कोई इंसान वहां से पैसे कमा करके भेज रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट। तो ये सब हो गया आपका इनकम। ठीक है, ये भी आएगा इनविजिबल के अंदर में। और फिर तीसरा सेक्शन है ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या है, समझते जाइएगा। ट्रांसफर का मतलब वो पेमेंट जो दूसरे देश से आपके देश में आ रहा है,
या फिर आपके देश से दूसरे देश में जा रहा है जिसको कि वापस चुकाने की ज़रूरत नहीं है, वापस चुकाने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए इंडिया के कुछ लोग कनाडा में रहते हैं, ऑल राइट, और इंडिया में उनके रिलेटिव्स रहते हैं। कनाडा के कुछ लोग क्या करते हैं, इंडियंस को पैसे भेज दिए, पैसे भेज दिए कि भाई तू खर्च करो, अपना एंजॉय करो लाइफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेमिटांस। ये पैसा इंडिया को कनाडा को चुकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये पैसा अपने रिलेटिव को भेजा गया है। उस तरह से डोनेशंस, डोनेशन का मतलब क्या होता है, चंदा, दान, ठीक है, या गिफ्ट, उपहार। तो डोनेशन, गिफ्ट या रेमिटांसेस जो आते हैं इसको चुकाने की जरूरत नहीं है, तो इसको बोला जाता है ट्रांसफर पेमेंट, ऑल राइट। तो ये भी आएगा आपके करंट अकाउंट के अंदर में, करंट अकाउंट के इनविजिबल सेक्शन में ये सब आ जाएगा। इसको अच्छे से आप समझ करके लिख लीजिए, ठीक है। इसको भूलने की गलती बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन आ जाता है, हर 2-3 साल 4 साल में एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले सेक्शन से। ऑलराइट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अच्छे समझ लीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 अकाउंट है, करंट अकाउंट जिसमें कि विजिबल पोर्शन है, इनविजिबल पोर्शन है। विजिबल पोर्शन का मतलब कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। बाकी इंडिविजुअल पोर्शन में 3 चीज़ें हैं, सर्विसेज है, इनकम है, इसमें कि आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर जो आपने कैपिटल लगाया है उसके अंदर डिविडेंड आ जाएगा, और प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड। फिर ट्रांसफर पेमेंट जिसमें कि रेमिटांसेस आ जाएंगे, डोनेशंस आ जाएंगे और गिफ्ट्स आ जाएंगे, ये हो गया। दूसरा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट, जैसे कि एफडीए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फिर लोन, या आप किसी दूसरे देश को लोन दे रहे हैं, या दूसरे देश से आपके देश में कोई लोन आ रहा है, तो ये लोन 2 तरीके का हो सकता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लोन भी हो सकता है, या फिर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग हो सकती है। यानी इंडिया का कोई प्राइवेट सेक्टर बाहर के बैंक से भी लोन लेता है, तो दैट विल ऑल्सो बी काउंटेड इन द कैपिटल अकाउंट सेक्शन, ठीक है, कैपिटल अकाउंट सेक्शन देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। लोन जो है वो आता है कैपिटल अकाउंट में, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो आता है करेंट अकाउंट में। बात समझ रहे हैं, लोन अंडर कैपिटल अकाउंट बट इंटरेस्ट अंडर करेंट अकाउंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये सब इन्वेस्टमेंट आएगा अंडर कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अंडर कैपिटल अकाउंट। बट इन्वेस्टमेंट के अंदर प्रॉफिट या फिर डिविडेंड ये आ जाएगा आपका करेंट अकाउंट के अंदर में। इस बात को आप समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। लिख के याद तो करना ही है, उसके बाद एकदम रट्टा मार जाना है, लेकिन अच्छे से समझ करके। फिर देखिए बैंक में आने वाला एनआरआई डिपॉजिट। देखिए 2 चीज़ें, एक है रेमिटांस भी एनआरआई भेज रहे हैं, लेकिन रेमिटांस हो गया इधर की करेंसी में, उसको कन्वर्ट किया जा चुका है और ये यहाँ पर लोग खर्च कर सकते हैं उसको। लेकिन एनआरआई डिपॉजिट का मतलब क्या है कि किसी एनआरआई ने इंडिया के बैंक अकाउंट में पैसा जमा करके रखा है और ये पैसा वो वापस निकाल भी सकता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एनआरआई डिपॉजिट। एनआरआई डिपॉजिट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। समझ लीजिए इस बात को कि एनआरआई डिपॉजिट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट बट रेमिटांस इज ए पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से समझ करके इसका चार्ट आप अच्छे से बना चुके होंगे, नहीं बनाए तो अभी बना लीजिए। बाकी अब इसमें कुछ समझने को नहीं रह गया है। अगर करेंट अकाउंट के थ्रू इंडिया से ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है, और बाहर से कम पैसा अंदर आ रहा है, तो इसको, इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे करेंट अकाउंट डेफिसिट। ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है और कम पैसा अंदर आ रहा है, तो इसको बोलेंगे करेंट अकाउंट डेफिसिट, ऑलराइट। अगर ज़्यादा पैसा अंदर आ रहा है और कम पैसा बाहर जा रहा है अंडर द करेंट अकाउंट सिस्टम, ठीक है, करेंट अकाउंट सेक्शन, तो इसको बोला जाए करेंट अकाउंट सरप्लस। तो करेंट अकाउंट के केस में इंडिया जनरली डेफिसिट में रहता है, इस बात का आपको ध्यान रखना। कभी कभी हम लोग सरप्लस में भी गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं गए हैं, बट जनरली हम लोग करेंट अकाउंट डेफिसिट में रहते हैं, ऑलराइट। इसको समझ लीजिए आप। अब देखिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या क्या कारण है, तो ट्रेड डेफिसिट ही बहुत ज़्यादा है। ट्रेड यानी कि ये वाला पोर्शन, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ही हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और कम एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये क्या हो गया आपका ट्रेड डेफिसिट ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा देखिए सर्विसेज का जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे उसका भी वो भी डिक्लाइन हो रहा है, ऑलराइट। फिर ग्लोबल फैक्टर्स में है, जैसे ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है, अभी ग्लोबल ग्रोथ क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, तो वो भी एक रीजन है। फिर ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, और आपको पता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर आपका ट्रेड डेफिसिट। और ट्रेड डेफिसिट से फिर क्या होगा आगे चलकर, करंट अकाउंट डेफिसिट होगा।
तो ये सारे इसके रीजन है दोस्तों करेंट अकाउंट डेफिसिट के। ऑलराइट, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये चार्ट आपको एकदम अच्छे से लिख करके चाटना है। देखिए करेंट अकाउंट डेफिसिट के कारण क्या क्या थ्रेट्स हो सकता है, क्या क्या लॉस हो सकता है इसके कारण। तो देखिए एक बात समझ, इसको लिख लेंगे आप पॉइंट को, ठीक है, कि इंडिया कितना करंट अकाउंट डेफिसिट सस्टेन कर सकता है। तो इंडिया कैन सस्टेन 2.5 to 3% करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ 2.5 to 3% ऑफ जीडीपी। ठीक है, इंडिया कैन सस्टेन करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ 2.5 to 3% ऑफ जीडीपी। ठीक है, इतना इंडिया सस्टेन कर सकता है। बगल में लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, इस पॉइंट पर आप लिख लेंगे। ऑलराइट, इसके बाद आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्या क्या थ्रेट्स हैं वो समझ लीजिए, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा, एक्सचेंज रेट वॉलेटाइल हो जाएगा, आपका रुपी का वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेशन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पेमेंट इम्बैलेंस हो जाएगा। आपको पता है कि 1991-92 के आसपास में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में हम लोग चले गए थे, तो उस टाइप की सिचुएशन दोबारा से देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, आइए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग डेटेड सिक्योरिटीज़ के बारे में कि डेटेड सिक्योरिटीज़ क्या है। तो इसके बारे में आर्टिकल आया है। तो सेंट्रल जो है ये लगभग 6.5 ट्रिलियन रुपीज जो है वो बोरो करेगी थ्रू डेटेड सिक्योरिटीज। ऑलराइट, अब डेटेड सिक्योरिटीज का मतलब क्या है कि ये गवर्नमेंट जो है ये सिक्योरिटी को मार्केट में बेच रही है और मार्केट से पैसा उठा रही है। मार्केट का कोई भी इंसान गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा क्यों नहीं लगाना चाहेगा? क्योंकि आप किसी भी प्राइवेट बॉन्ड को परचेज करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर डूब भी सकता है और वो पैसा आपका वापस नहीं आएगा, भले वो गवर्नमेंट जो है सिर्फ 6% इंटरेस्ट रेट दे रहा हो और ये जो कॉर्पोरेट जो है ये आपको 10% इंटरेस्ट दे रहा हो। ठीक है, तो ठीक है कि इसमें ज़्यादा आपका प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, बट रिस्क भी ज़्यादा है। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिस्क बराबर जीरो, रिस्क बराबर जीरो। ठीक है, तो ये है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, यानी गवर्नमेंट से आपने खरीदा और फिर आप जो है गवर्नमेंट तो उसको 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल के बाद आपसे वापस लेगी और आपको पैसा देगी, लेकिन बीच में ही आप इसको दूसरे किसी पर्सन को भी बेच सकते हैं अगर आपको पैसा चाहिए तो, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डिमांड रहती ही है। ठीक है, तो ये है ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, जिसको कि लॉन्च किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कोई भी डिफॉल्ट का रिस्क नहीं है, डिफॉल्ट का कोई भी रिस्क नहीं है। और देखिए इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो कूपन रेट है या फिर जिसको इंटरेस्ट रेट बोलते हैं वो होता है फिक्स्ड या फिर फ्लोटिंग, दोनों टाइप के हो सकते हैं। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है या फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है। ठीक है, जिसको कि फेस वैल्यू में जो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फेस वैल्यू इसका मान लीजिए है कि 100 रुपये है, तो इस 100 रुपये पर इस इंटरेस्ट रेट के साथ आपको साल में 2 बार ये इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, साल में 2 बार ये इंटरेस्ट आपको पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, और जो इसका जो टेनोर होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का टेनोर जो होता है वो होता है 5 से 40 साल, ये आप लिख लेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का टेनोर होता है 5 to 40 ईयर्स, 5 to 40 ईयर्स। ठीक है, अदर टाइप के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो प्रॉपरली जीसेक हो गया, ये हो गया आपका कैपिटल मार्केट का पार्ट, कैपिटल मार्केट का पार्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी और भी टाइप के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं जिसका कि नाम है जैसे कि ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं आपके 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए और 364 डेज के लिए। ठीक है, और ये हो गया आपका मनी मार्केट का पार्ट। ठीक है, ये हो गया आपका मनी मार्केट का पार्ट। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे ऊपर में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5 to 40 ईयर्स, कैपिटल मार्केट का पार्ट। ठीक है, जिसमें कि फिक्स्ड या फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है, ये भी इतना पार्ट आप लिख लेंगे। आप लिखेंगे कैसे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5 to 40 ईयर्स। ठीक है, और फिक्स्ड या फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, ये आप लिख लिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट आप लिख लेंगे और ये हो गया आपका कैपिटल मार्केट का पार्ट हो गया। इतना चीज़ आप लिख लिए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंप्लीट। अब आ जाइए ट्रेजरी बिल्स।
ट्रेजरी बिल्स के अंदर आप लिखेंगे कि 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के लिए इसको लाया जाता है। पार्ट ऑफ मनी मार्केट, पार्ट ऑफ मनी मार्केट। अब देखिए इंटरेस्ट रेट, कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं होगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट इस पे नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट 0। इसको ऑफर कैसे किया जाएगा? एट ए डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। जैसे ये 100 रुपये का ट्रेजरी बिल है, 100 रुपये का ट्रेजरी बिल है ना, तो इसको 10% के डिस्काउंट पर ऑफर किया जाएगा। 10% का डिस्काउंट पर ऑफर किया, यानी जब आप खरीदने जाएंगे तो आपको 90 रुपीज़ में ही मिलेगा। इस ट्रेजरी बिल का फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, खरीदने जाएंगे तो आपको 90 रुपये मिलेगा। लेकिन 91 डेज या 182 डेज के बाद जब आप इसको गवर्नमेंट को वापस करने जाएंगे तो इस 90 रुपये के बजाय आपको फिर वापस 100 रुपये मिलेगा। मतलब आपको 100 रुपये मिलेगा, पूरा फेस वैल्यू आपको मिलेगा और आपको ये ऑफर किया जाएगा एट ए डिस्काउंट। इट विल बी ऑफर्ड टू यू एट ए डिस्काउंट। तो लिख लीजिएगा ट्रेजरी बिल में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट इज 0। इट इज ऑफर्ड एट ए डिस्काउंट, ऑफर्ड एट ए डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। इसको लिख लेंगे आप, ऑफर्ड एट ए डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट ए फेस वैल्यू। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेजरी बिल के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोस्तों ट्रेजरी बिल। जो कैश मैनेजमेंट बिल है ये भी ट्रेजरी बिल के जैसा ही है, लेकिन ये 91 डेज से कम के लिए इसको लाया जाता है। इसका मैच्योरिटी जो है 91 डेज के कम के लिए होता है, ठीक है। बहुत कम दिनों के लिए अगर गवर्नमेंट को कुछ पैसा चाहिए तो वो कैश मैनेजमेंट बिल लाती है, ठीक है। फिर स्टेट डेवलपमेंट लोन है, ये भी डेटेड सिक्योरिटीज है, डेटेड सिक्योरिटीज है जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है। ऑलराइट, अब आप एक पॉइंट यहां लिखेंगे दोस्तों कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है इसको इश्यू किया जाता है थ्रू ऑक्शंस, आर इशूड थ्रू ऑक्शंस बाय आरबीआई, बाय आरबीआई ऑन ई कुबेर प्लेटफॉर्म, ऑन ई कुबेर प्लेटफॉर्म। ये आप लिख लेंगे, ठीक है। बाकी इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? कॉमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोविडेंट फंड्स, ये सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसको खरीदने में। ये देख लीजिए रिस्क क्या क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के साथ। एक तो मार्केट रिस्क है, ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट रिस्क है, फिर लिक्विडिटी रिस्क है। मान लीजिए आप बेचने गए और मार्केट में उसको खरीदने वाला कोई है ही नहीं, तो आपका जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है धरा का धरा रह जाएगा, आपके पास पैसे नहीं आएंगे। फिर आप एक चीज़ आपको लिखना है यहाँ पे, रिलेशन बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइसेस के लिए लेकर के। तो आप रिलेशन लिखने की जगह ये ड्राइंग ही बना लीजिए कि जब बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज होता है तो बॉन्ड यील्ड जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। बॉन्ड प्राइस डिक्रीज हुआ तो बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हुआ, ठीक है। आप समझिए यील्ड का मतलब है प्रॉफिट, ठीक है, समझिए यील्ड का मीन्स प्रॉफिट। मान लीजिए एक बॉन्ड जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, जब भी आप उसको गवर्नमेंट को देने जाएंगे तो आपको 100 रुपीज़ तो मिलेगा ही। अब इसका प्राइस हुआ मान लीजिए 90 रुपये प्राइस है एक कंडीशन में, और एक कंडीशन में प्राइस है इसका 80 रुपीज़। तो 90 रुपीज़ प्राइस में आपने उसको खरीदा, 100 रुपीज़ में बेचा, ठीक है, तो आपको यील्ड कितना हुआ? 10 रुपीज़ का। यील्ड कितना हुआ? 10 रुपीज़ का। 80 रुपीज़ प्राइस में खरीदा और 100 रुपीज़ में बेचा तो आपको यील्ड कितना हुआ? 20 रुपये का। तो आप देख रहे हैं जब प्राइस कम है, ठीक है, जब बॉन्ड का प्राइस कम है तो बॉन्ड का यील्ड क्या है? ज़्यादा है। 80 रुपये जब प्राइस है तो बॉन्ड यील्ड है 20 रुपये, लेकिन जब 90 रुपये प्राइस है तो बॉन्ड यील्ड मात्र 10 रुपये है। तो यही है बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्स होता है, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। और या फिर ये वाला डायग्राम बना लीजिए, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए जीएसटी के ऊपर में। तो देखिए जीएसटी की अभी मीटिंग हुई थी, तो इस मीटिंग के अंतर्गत जो है ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनोज के बिजनेस पर 28% का जीएसटी लगा दिया गया है। तो अभी जो है इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनोज, इसके बिजनेस पर 28% का जीएसटी लगाया जाएगा। सो यू हैव टू राइट दिस डाउन। और ये जो है
गेम ऑफ स्किल पर भी लगाया जाएगा और गेम ऑफ चांस पर भी लगाया जाएगा। ठीक है, बस इतना लिख लीजिए कि जीएसटी ऑफ 28% ऑन ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग एंड कैसीनोज। ठीक है, इसमें गेम ऑफ स्किल पर भी लगाया जाएगा प्लस गेम ऑफ चांस पर भी लगाया जाएगा। तो मान लीजिए ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है कि 28% जीएसटी इज अप्लाइड ऑन गेम ऑफ चांस बट नॉट गेम ऑफ स्किल, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। या फिर मेरी बात समझ गए ना, तो इसको इस तरह से आप लिख लीजिए। 28% टैक्स कैसे अप्लाई किया जाएगा? ऑन इनिशियल अमाउंट पेड अपॉन एंट्री। जैसे कि कोई प्लेयर है, कोई गेम में खेलना शुरू करता है, तो जो पैसा शुरू में उसमें एंटर करता है उस पैसे पर ही 28% लगा दिया जाएगा जीएसटी। बाकी उस पैसे को फिर कैसे कैसे अंदर यूज होता है उस सबसे मतलब नहीं है। एंट्री के टाइम उसने जितना भी पैसा गेम में डाला है उस पूरे पैसे पर 28% का जीएसटी लगेगा। ठीक है, और 30% का टीडीएस काटा जाएगा विनिंग में। 30% का टीडीएस काटा जाएगा विनिंग में। ठीक है, बोथ टाइप्स ऑफ गेम, यानी गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ स्किल का मतलब क्या होता है कि कौन गेम जीतेगा या नहीं जीतेगा ये डिपेंड करता है प्लेयर के एक्सपर्टीज पर कि प्लेयर खेलता कैसा है। गेम ऑफ स्किल का मतलब ये हुआ। लेकिन गेम ऑफ चांस का मतलब ये हुआ कि कौन जीतेगा या नहीं जीतेगा ये प्लेयर की स्किल पर डिपेंड नहीं करता है, ये रैंडम इवेंट्स पर डिपेंड करता है। ये रैंडम इवेंट्स पर डिपेंड करता है। जैसे हॉर्स रेसिंग, अब घोड़ा कौन सा जीतेगा दोस्तों? मतलब एक घोड़ा है जो बहुत अच्छा दौड़ सकता है, उसको दौड़ने का मूड ही नहीं है। मतलब लिटरली ऐसा हो सकता है कि कई बार अच्छे अच्छे घोड़े उनका दौड़ने का मूड ही नहीं, तो वो घोड़ा हार जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, रैंडम चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। तो इसको कहा जाएगा गेम ऑफ चांस और ये हो गया गेम ऑफ स्किल। खैर, इसको आप समझ लीजिए कि गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ स्किल दोनों पर 28% का जीएसटी लगाया जाएगा। जीएसटी क्या है? जीएसटी इज ए सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। ठीक है, फॉर द इंटायर कंट्री। ये मल्टी स्टेज और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, इसको लाया गया था बाय द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसको आप लिख लीजिएगा, इट हैज बीन ब्रॉट बाय द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और नेशन वाइड जीएसटी का आइडिया प्रपोज किया गया था बाय केलकर टास्क फोर्स। इसको भी आप लिख लीजिएगा, नेशन वाइड, इसको आप लिख लीजिए प्लीज। जीएसटी आइडिया वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय केलकर टास्क फोर्स। ऐसे करके पूरा आप लिख लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, इन 2000 पहले ही किया गया था। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देख लीजिए, एक नाम लिख लीजिए आप, प्रतिदिन, ऐसे स्टार मार्क करके। प्रतिदिन क्या है? तो प्रतिदिन है एक वेब बेस्ड डेली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर जीएसटी। ठीक है, यह है वेब बेस्ड डेली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर जीएसटी। प्रतिदिन, व्हाट इज प्रतिदिन? तो इट इज ए प्रतिदिन मतलब होता है ना एवरी डे। तो यह है डेली परफॉर्मेंस मैनेज करेगा जीएसटी का। ठीक है, जिसको खिलाया गया है भाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो प्रतिदिन, इसको भी आप लिख लीजिए, प्रतिदिन वेब बेस्ड डेली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर जीएसटी बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। प्लीज राइट इट डाउन। बाकी दोस्तों ये तो आप पढ़े हुए होंगे कि जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। इसमें सेंट्रल जीएसटी है, एक स्टेट जीएसटी है, एक इंटर स्टेट जीएसटी है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। जीएसटी के क्या क्या जरूरतें थे कि सिंगल नेशनल मार्केट को इस्टेब्लिश करना, कॉम्प्लिकेटेड टैक्स रिजीम को ख़त्म करना, टैक्स का कैस्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म करना। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? टैक्स के ऊपर टैक्स को बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। ऑलराइट, फिर टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना, फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना, फिर आपका टैक्स कलेक्शन के कॉस्ट को घटाना। ये लिख लीजिए जीएसटी नेटवर्क क्या है? तो लिख लीजिए जीएसटी नेटवर्क है एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जो कि प्रोवाइड करेगा आईटी बैकबोन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकबोन प्रोवाइड करेगा जीएसटी सिस्टम को। तो जीएसटी नेटवर्क लिख लीजिए, इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। ठीक है, टू प्रोवाइड आईटी बैकबोन फॉर द जीएसटी सिस्टम। ठीक है, और ये पहले था, पहले समझ लीजिए ये था पहले एक इसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों की भागीदारी थी। पहले कंपनी थी एक इन्फोसिस, उसकी भी भागीदारी थी। अब जो है इसको 100% इसका शेयर जो है हेल्ड किया जाता है बाय गवर्नमेंट। लिख लीजिए, ये जीएसटी नेटवर्क का 100% शेयर
100% शेयर इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, 100% शेयर इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, उसमें लिख लीजिएगा 50% बाय यूनियन गवर्नमेंट, 50% बाय यूनियन गवर्नमेंट, और 50% बचाओ 50% बाय स्टेट एंड यूटीज, बाय स्टेट एंड यूटीज, इसको आप समझ लीजिए। बाकी देख लीजिए जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है, तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ये है यहाँ पर आप फॉरम ऑफ सेकेंड अपील है, जीएसटी लॉज के रिस्पेक्ट में आप अपील कर सकते हैं यहाँ पर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में। फिर देख लीजिए जीएसटी काउंसिल क्या है, तो जीएसटी काउंसिल है दोस्तों, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया जाता है बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 279A। ठीक है, ठीक है, ये आर्टिकल किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ऑलराइट, इसको आप लिख लीजिएगा, जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इस्टेब्लिश्ड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 279A, चेयरपर्सन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और मेंबर हो गए आपके हर एक स्टेट और यूटीज के फाइनेंस मिनिस्टर या फिर कोई दूसरे भी मिनिस्टर हो सकते हैं जिसको भी वहाँ की गवर्नमेंट नॉमिनेट कर दे। ऑलराइट, अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो जीएसटी काउंसिल है इसमें डिसीजन मेकिंग कैसे होता है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए कोई भी डिसीजन को चाहिए 3/4 वोट, 3/4 वोट यानी 75% वोट चाहिए, 75% या 3/4 वोट चाहिए। ठीक है, और जो सेंटर का वोट है टोटल वोट में 100% वोट में सेंटर के पास है 33% वोट, और सारे स्टेट का मिला करके हो गया आपका 67% वोट। मेरी बात समझ गए? तो कभी भी सेंटर के अगेंस्ट कोई भी डिसीजन लिया ही नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि 75% में से मतलब ये 33% 100% में से घटा दिया गया तो पूरे स्टेट के पास कितना वोट बचा? मात्र 67%। लेकिन किसी भी डिसीजन को अप्रूव कराने के लिए मिनिमम 75% वोट तो चाहिए ही, यानी सेंटर के बिना कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। ये बात आप बस समझ लीजिए कि डिसीजन को पास करने के लिए कितना परसेंट वोट चाहिए, 75% वोट या फिर 3/4। सेंटर के पास कितना वोट है? 33% वोट, और स्टेट के पास कितना वोट है? 67% वोट। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। आइए, वाइडनिंग टैक्स बेस, ये एक आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल के अंदर बस समझ लीजिए कि टैक्स का बेस को बढ़ाना है। टैक्स का बेस को बढ़ाने का मतलब क्या है कि जितने लोग पहले टैक्स देते थे, ये पहले 3 लोग टैक्स देते थे, अब मान लीजिए कि अब 5 लोग टैक्स देना शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया टैक्स बेस का वाइडनिंग, वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस। अभी टैक्स इंक्रीज हुआ है कि नहीं वो अलग चीज़ है। हालांकि टैक्स बेस अगर वाइडन होगा दोस्तों तो धीरे धीरे टैक्स इंक्रीज ही होगा। ठीक है, तो टैक्स बेस का वाइडनिंग मतलब कि जो लोग टैक्स पे करते हैं उनकी संख्या में अगर बढ़ोतरी होती है तो दैट इज कॉल्ड एज टैक्स बेस वाइडनिंग या वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम इनिशिएटिव लिया है, तो क्रॉस सीडिंग ऑफ पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है उसको बैंक अकाउंट और आधार के साथ लिंक कर दिया गया है। ठीक है, तो ये है। फिर कुछ न्यू टीडीएस कोड लाए गए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आप समझ लीजिए इसको। अभी देखिए टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिया में जो है वो है 11.1%। टैक्स टू जीडीपी रेशियो का क्या मतलब होता है कि टोटल टैक्स बटा टोटल जीडीपी इंटू 100, यही तो हो गया टैक्स टू जीडीपी रेशियो। अगर आपको रेशियो निकालना है तो 100 की जरूरत नहीं है, अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो यही हो गया। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो में समझ लीजिए दोस्तों कि इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो है 11.1%। इसको लिख लीजिए प्लीज़, आपको लगेगा कि क्या डेटा लिखवा रहे हैं, एक पॉइंट है यहाँ पर वो समझाना चाह रहा हूँ। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिया का है 11.1%, लिख लिए। इसमें कि डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी है, डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी इज 6% और इनडायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी इज 5.1%। तो टोटल देख लीजिए 6, 5, 11.1%। तो आपको इससे भी आइडिया लग रहा है कि इंडिया में डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा होता है इनडायरेक्ट टैक्स की तुलना में। डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये तो हो गया। और टोटल टैक्स टू जीडीपी रेशियो है 11.1%, जो कि बहुत कम है। जो OECD कंट्रीज होती हैं उनका टैक्स टू जीडीपी रेशियो है लगभग 35%, लगभग 35%।
तो इंडिया में 100 रुपये की जीडीपी में मात्र 11 ही रुपये जो है वो गवर्नमेंट के पास आती है एज ए टैक्स, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का भी क्या है कि वो खर्च करने का जो लिमिटेशन हो जाता है फिर। लेकिन ये OECD कंट्री, जिसको कि डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं, वहाँ पर टैक्स टू जीडीपी रेशियो लगभग 30% 35% के आसपास है। तो ये दो डेटा मैं आपको समझाना चाह रहा था। और टैक्स टू जीडीपी रेशियो में भी डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी ज़्यादा है, इनडायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी कम है। तो आपको ये लिख लेना है बस। टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज ए यूजफुल मेजर ऑफ ए कंट्रीज कैपेसिटी टू जनरेट टैक्स रेवेन्यूज। A decrease in tax to GDP ratio of a country may indicate a slowing economic growth, ठीक है। ये सब तो ठीक है। और एक टर्म है दोस्तों टैक्स बॉयंसी। टैक्स बॉयंसी आप समझ लीजिए कि हाँ, टैक्स बॉयंसी मैंने आपको ऊपर समझाया था। जैसे 100 रुपीज़ की जीडीपी पे, 100 रुपीज़ की जीडीपी पे अगर 5 रुपये का टैक्स आ रहा है, तो यहाँ टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है, 5% है, ठीक है। अब अगर जीडीपी ग्रोथ हो रहा है 100 से 200 हो जा रहा है, ठीक है ना, और आपका टैक्स आ रहा है 10 रुपया, तो 10 रुपये टैक्स आ रहा है, यानी अभी भी आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है, 5% ही है, 5% ही है, क्योंकि 200 का 5% 10 रुपये हो गए। तो आपका टैक्स का बॉयंसी बढ़ा नहीं है यहाँ पर, ना बढ़ा है टैक्स का बॉयंसी, ना घटा है यही। लेकिन 10 रुपये टैक्स कलेक्शन के बजाय आपका अगर 12 रुपये का टैक्स कलेक्शन होता है, ₹12 का टैक्स कलेक्शन होता है, तो ये कहा जाएगा कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो 5% से बढ़ करके क्या हो गया है, 6% हो गया है। तो ये इसको क्या बोला जाएगा कि टैक्स बॉयंसी हैज इंक्रीज्ड, टैक्स बॉयंसी हैज इंक्रीज्ड। और यही 12 रुपये के बजाय टैक्स कलेक्शन, जब 100 रुपये जीडीपी के तुलना में 200 रुपये का जीडीपी होता है, तो 12 रुपये के बजाय आपके पास अगर 8 ही रुपये आ रहा है, 8 ही रुपये आ रहा है, तो आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो यहाँ पर 5% से घट करके क्या हो गया, 4% हो गया है। तो इसको क्या बोला जाएगा कि टैक्स बॉयंसी हैज डिक्रीज्ड। मेरी बात समझ गया कि जैसे जैसे जीडीपी अगर बढ़ रहा है, तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर बढ़ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि बॉयंसी बढ़ रही है, ठीक है, करिए टैक्स बॉयंसी। और अगर आपका ये जीडीपी तो बढ़ रहा है, बट टैक्स कलेक्शन जो है टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर घट रहा है, तो उसको बोला जाएगा कि टैक्स बॉयंसी कम है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। इंडिया में लो टैक्स बेस का क्या क्या रीजन है, ये तो जनरल पॉइंट से समझ लीजिए कि क्या है। इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगाया जाता है, टैक्स के लिटिगेशंस बहुत हैं, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, फिर टेक्निकल एक्सपर्टीज की कमी है, ये सारे भी इसके चीज़ें हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग लास्ट आर्टिकल देखते हैं आज का। यह ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में आप एक पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। पॉइंट ये लिख लीजिए कि इंडिया एडॉप्टेड यूनाइटेड नेशंस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, ऐसे लिख लीजिए। इंडिया एडॉप्टेड यूनाइटेड, पूरा लिखिएगा, यूनाइटेड नेशंस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को अडॉप्ट कर लिया, और इसीलिए इंडिया ने ले आया, चूंकि ये इंटरनेशनल चीज़ को अडॉप्ट किया है, तो इंडिया में कुछ लाना पड़ेगा उसके रिस्पेक्ट में। इंडिया लेकर के आया नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, इसीलिए इंडिया ब्रॉट ये। अब अगला पॉइंट लिख लीजिए, नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। और इसको लाने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बस हो गया, इसका पॉइंट सारा लिखा गया दोस्तों। अब इसमें क्या क्या थ्रस्ट एरियाज हैं, तो क्रिएशन ऑफ एन इंटीग्रेटेड डेटा सिस्टम, ठीक है, इनोवेशन हब फॉर पायलटिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, की स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट्स, जीडीपी, प्राइस इंडाइसेस, एसडीजी इंडेक्स, ये सब चीज़ इसमें कवर होगा, ठीक है। तो ये सब तो ठीक है, जितना लिखाना था बस उतना ही था। बाकी लीजिए कोर स्टैटिस्टिक्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको समझ लीजिए। कोर स्टैटिस्टिक्स होता है दोस्तों नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ होती है, ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये मैंडेटरी होता है फॉर गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स, ठीक है। फिर ये इट शुड कॉन्फॉर्म टू द प्रिस्क्राइब्ड डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स एंड स्टैंडर्ड्स,
ठीक है। इट शुड बी अपडेटेड पीरियोडिकली, ठीक है। इट शुड बी मेड अवेलेबल एट वेरियस डिसएग्रीगेटेड लेवल्स, है ना, जैसे जैसे लोगों को जरूरत हो उस तरीके से उसको अवेलेबल कराना चाहिए। फिर ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। इंडिया में ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल सिस्टम के रिगार्डिंग जो नोडल एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। फिर आपका स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज स्टेट और यूटी में कोऑर्डिनेट किया जाता है इसके द्वारा, डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। फिर एक ये है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2006 में। ये एक एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है ऑन स्टैटिस्टिकल मैटर्स। फिर देखिए जो आपका स्टैटिस्टिक्स है ये कवर किया जाता है यूनियन लिस्ट में भी और कंकरेंट लिस्ट में भी, यानी स्टेट भी थोड़ा बहुत इससे कुछ लॉ वगैरह बना सकते हैं। क्या क्या लॉ हैं इससे रिलेटेड, तो आपका है सेंसस एक्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट है, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट है एंड ऑल दैट, ठीक है। ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा इकोनॉमी PT 365 का सेशन 1 फिनिश होता है। सेशन 1 होता है फिनिश। मैं कोशिश करूंगा कि आपका 90 मिनट से कम कम के सेशंस लेकर के आऊँगा, 90 मिनट से कम कम के सेशंस लेकर के आऊँगा। और एक सब्जेक्ट को, जैसे ये इकोनॉमी है आपका, ये आई गेस 5 to 6 सेशंस में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका काम ये है कि वीडियो को टोटल 2 बार आपको देखना है। पहली बार में ही आप क्या करना, नोट्स बना लेना। चीज़ें मैंने चूंकि समझा रखी हैं, कई बार आपको लगेगा कि नोट्स तो मेरे पास है लेकिन कुछ चीज़ें मैं भूल रहा हूँ, जो कि पढ़ा था लेकिन अब भूल रहा हूँ। तो आप क्या करना है, एग्जाम से पहले एक बार इसको 2x में सुन लेना। पहली बार तो 2x में नहीं, पहली बार तो 1x में सुन करके आपको नोट्स लिखना होगा। एग्जाम से पहले एक बार और क्या करना, 2x में सुन लेना। और नोट्स आपने जो बनाए हैं उसका तो आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि हार्डली इतने पूरे ये टोटल आपका 17 पेजेज का नोट्स आपका कितने पेजेज में बनेगा, 2 से 3 पेजेज में, ठीक है। अब आप इसको कितना आसानी से रिवाइज कर सकते हो आप खुद सोच लो, ठीक है। तो ये आपको काम करना है दोस्तों। एंड इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मेरे चैनल जो है CSC विथ आनंद मोहन को आप ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ताकि आपका UPSC प्रीलिम्स आसानी से निकल जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।